हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBCL आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कवर करेंगे जो बोर्ड में काफ़ी बार NCERT से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आज पूरा NCERT का जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरा कवर करने वाले हैं और अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे, एक एक पॉइंट भी आपको अच्छे से याद करवा देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं भूगोल विषय का ये इम्पॉर्टेंट पूरा का पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न। दोस्तों, आपको बता दें कि भूगोल में आपका दो बुक है, एक बुक फर्स्ट है, एक सेकंड है। ठीक है, जो सेकंड है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, उसी टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरे वीडियो में हम लोग फर्स्ट बुक को कवर कर लेंगे। आपका पूरा NCERT बहुविकल्पीय जो सवाल पूछा जाता है वो पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बस इसको आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है, बस सुनते चलिए। आपको अच्छे से याद कराने की गारंटी मेरी है, समझाने की गारंटी मेरी है। बस भरोसा करिए, आपको अच्छे नंबर से पास जरूर करवा देंगे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज का बहुत ही खूबसूरत वीडियो। सबसे पहला दोस्तों, पहला चैप्टर यहाँ से लेते हैं। पूरे चैप्टर एक वीडियो में कवर कर लेंगे अच्छे से, बस 10-15 मिनट लगेगा, आराम से कवर हो जाएगा। पहला चैप्टर है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पूछा जाता है इस चैप्टर से कम से कम 2-3 सवाल तो पक्का बनते हैं। पहला सवाल यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ लेगा। यहाँ पे सवाल दोस्तों पूछा है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है। ध्यान रखेंगे 2001 पूछा है, ठीक है, 2000 यहाँ पे 1 पूछा है। अगर 2011 का पूछता तो आंसर अलग होता। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे 2001 में, तो 2001 में जनसंख्या थी 102.8 करोड़ थी, ठीक है। और वहीं 2011 की बात करें तो 121 करोड़ जनसंख्या ये 2011 के अनुसार है। तो आपसे दो आंकड़ा पूछेगा, ये 2001 का पूछ सकता है या तो 2011 का पूछेगा। ज़्यादातर कौन सा पूछेगा? ज़्यादातर पूछेगा 2011 का। तो दोनों में आपको बता दूंगा, आंसर भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें 2001 का ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे दिया गया जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 102.8 करोड़ थी। इसके बाद दोस्तों आगे एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे बताया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप पूरी तरह समझ सकते हैं, एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछा है सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में से किसी एक जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है, मतलब जनसंख्या का घनत्व है सर्वाधिक है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें जनसंख्या घनत्व होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, ये भी जो है मान लेते हैं कोई 1 किलोमीटर का क्षेत्र ये भी है, ठीक है, और एक क्षेत्र मान लीजिए ये भी 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, ठीक है। पूरा क्षेत्र 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का है। अब मान लेते हैं कि इस वाले क्षेत्र का नाम A है, इस क्षेत्र का नाम B है। यहाँ मान लीजिए 40 लोग रहते हैं, ठीक है, यहाँ मान लीजिए 35 लोग रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं किस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है, तो आपका जवाब क्या होगा? जहाँ पे 40 लोग हैं यानी A वाले क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा है। तो जनसंख्या ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे इस क्षेत्र में जनसंख्या 1 किलोमीटर के एरिया ये भी है और 1 किलोमीटर का एरिया ये भी है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या दबाव ज़्यादा है, यहाँ पे जनसंख्या दबाव थोड़ा कम है। एरिया दोनों उतना है, सेम है, यानी क्षेत्रफल दोनों सेम है, लेकिन उस क्षेत्रफल में देखा जाए जनसंख्या दबाव A वाले में ज़्यादा दिख रहा है। तो अब कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर एरिया में 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में निवास करने वाले की जो व्यक्तियों की संख्या होती है वही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक दोस्तों कहाँ पे है? तो सर्वाधिक आंसर होगा बिहार में है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे बिहार में है। यहाँ पे 1102 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर एरिया में। अगर 1 किलोमीटर कोई एरिया है तो उसमें जो 1102 लोग रहते हैं। और वहीं सबसे कम अगर बात करें, सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। यहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में 17 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। तो ये जनसंख्या घनत्व हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो बिहार हो गया, दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? दूसरे नंबर पे हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल। तो आइए अब आंसर देखते हैं। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, अब आंसर देखते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, केरल दिया है, पंजाब दिया है। इसमें बिहार दोस्तों नहीं दिया है। अगर बिहार दिया होता तो राइट आंसर बिहार हो जाता, लेकिन जब बिहार नहीं दिया है तो मैंने दूसरे नंबर पर आपको बताया कौन सा? पश्चिम बंगाल।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चीज़ को समझेंगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पे देखिए आंसर दिया गया है, बारीकी समझाया भी गया है, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का देखा जाए जनसंख्या घनत्व 1102 है, जो मैंने आपको बताया था। 1102 जनसंख्या जो है यहाँ पे है कि 1 किलोमीटर एरिया में यहाँ पे 1102 लोग रहते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे अगला क्वेश्चन सवाल दोस्तों। यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले यहाँ पे कहा कि नगरीय जनसंख्या का अनुपात कहाँ ज़्यादा है, यानी जो है वहाँ उस क्षेत्र में नगर के लोग ज़्यादा रहते हैं, गांव के लोग कम रहते हैं। यही इसमें सवाल पूछा गया है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो तमिलनाडु में जो है यहाँ पे लगभग बता रहा हूँ 48% लोग जो है शहर में रहते हैं। ठीक है, अगर मैं दोस्तों केरल की बात करूँ तो केरल में लगभग जो है यहाँ पे 47% जो है यहाँ पे लोग शहर में रहते हैं। ठीक है, शहर में रहते हैं। अगर दोस्तों मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो महाराष्ट्र में लगभग जो है 45% लोग जो है गांव शहर में रहते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में लगभग जो है 42% लोग जो है शहर में रहते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप आंकड़ा देखिए बताइए किस क्षेत्र में किस राज्य में है नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा तमिलनाडु। ठीक है, क्योंकि आंकड़ा आप एनसीईआरटी का देखोगे ना, कोई दूसरे का देखो तो गलत बताएगा। महाराष्ट्र कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ डाटा। ठीक है, एनसीईआरटी में डाटा आप चेक करिए, आपको 48% जो है, अगर एग्जैक्ट आप देखना चाहते हैं तो उसका 48.48 जो है 85 जो है इसका एग्जैक्ट आंकड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से 85 नहीं, इसका जो है 4.5 है। ठीक है, 4.5 है, तो 4.5% है, मतलब 4.8 है, 48.45% इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तमिलनाडु हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में नगरीय जनसंख्या ज़्यादा रहती है। यहाँ पे आंसर भी दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है, चीनी तिब्बती है, या फिर यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका भारतीय आर जो है करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि भारतीय आर जो है वो ज़्यादा रहते हैं इसमें अगर देखा जाए तो। अगर इस आंसर को थोड़ा और डिटेल में आपको समझा दूं तो यहाँ पे भारतीय जो द्रविड़ के लोग हैं, अगर द्रविड़ की बात करें तो यहाँ पे 20% लोग द्रविड़ रहते हैं भारत में। भारतीय आर की बात करें तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में लिखा है 73% है। और आस्ट्रिक की बात करें तो आस्ट्रिक जो है ये 1 लगभग 3-8% है। और वहीं बात करें चीनी तिब्बती का तो चीनी तिब्बती 2 है, वो 0.85% है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है भारतीय आर इसका करेक्ट आंसर है कि भारतीय आर जो है वो 73% जो है यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे है अगले चैप्टर से, यहाँ पे लेसन नंबर 1 से डायरेक्ट जो है 4 नंबर पे आया है, एनसीईआरटी का है डाटा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में बता दें कि इसमें 2 और 3, ये दोनों 2 और 3 जो है ये कटे हुए हैं। ठीक है, ये कटे हुए हैं। एक तो प्रवास वाला चैप्टर था और एक जो है मानव विकास वाला चैप्टर एक कटा हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे 4 नंबर पे आते हैं, क्योंकि अब एनसीईआरटी में जो है चौथा नंबर जो है ये मानव बस्ती है, यहाँ से स्टार्ट है, ये दूसरा लेसन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। मतलब ये है कि कौन सा ऐसा नगर है जो नदी के तट पर स्थित नहीं है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर आगरा की बात करें तो आगरा किस नदी पर है, आंसर होगा आगरा जो है यमुना नदी के तट पर है। अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल किसी नदी के तट पर नहीं है। पटना की बात करें तो पटना गंगा नदी के तट पर है। और वहीं कोलकाता की बात करें तो कोलकाता जो है ये है आपका इसका नाम है हुगली नदी। ठीक है, नाम है इसका हुगली नदी, हुगली नदी के तट पर है यहाँ पे। तो कोलकाता जो है वो किस नदी के तट पर है, हुगली नदी के तट पर है। तो दोस्तों इसमें जो है भोपाल किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका भोपाल हो जाएगा। एक बात थोड़ा सा मैं आपको कन्फ्यूजन जो है मन में वो डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जो कोलकाता है ये हुगली नदी के तट पर जो है स्थित है। ठीक है, हुगली नदी जो है ये आपको बता दें थोड़ा सा, तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए गंगा नदी इधर से आती है। ठीक है, और गंगा नदी पश्चिम बंगाल में 2 धारा में बढ़ जाती है। एक धारा चली जाती है ये पद्मा कहलाती है,
ये चली जाती है चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। और जो ये धारा है इसी को हुगली कहा जाता है। और ये हुगली जो नदी है ये पश्चिम बंगाल में जाती है, इसके बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इसी हुगली नदी के तट पर यहाँ पे जो है हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है शहर कौन सा? कोलकाता। वैसे देखा जाए तो गंगा नदी की एक धारा है, ठीक है, गंगा नदी की एक धारा ही है, लेकिन नदी का नाम जो है हुगली है, क्योंकि यहाँ पे नाम इसका जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, ये सवाल पूछा गया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कहा गया है कि प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर कोई एरिया है, यहाँ पे 400 अगर व्यक्ति रहते हैं तो ये जनसंख्या जो है ये नगर को परिभाषित करता है। तो ये तो आंसर ठीक है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नगर पालिका नगर निगम का होना। देखिए नगर निगम नगर पालिका कहाँ पे होता है? शहर में होता है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है, यानी शहर नहीं नगर में होता है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। आगे देखिए 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड में संलग्न हो, मतलब ये है कि इसमें कह रहा है कि लगभग 75% क्या है प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक खंड का मतलब होता है कृषि क्षेत्र में। और जो शहर में रहते हैं, शहर में जो लोग रहते हैं वो वहाँ पे कृषि थोड़ी करते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादातर तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो ये वाला जो आंसर है ये अभी थोड़ा सा डाउट कर रहा है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में नगर के लोग कम रहते हैं, बल्कि वो तृतीय क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कहा है जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए, तो ये भी तो नगर को परिभाषित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये तीसरा वाला आंसर परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो 75% अधिक जनसंख्या क्षेत्र है ये प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न नहीं होता है, अगर गाँव में शहर में रहता है तो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गा वाला, ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न है निम्नलिखित में किस पर्यावरण में प्रक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? सवाल कहा है कि पर्यावरण में प्रक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसका देखिए, पहला है कि गंगा का जलोढ़ मैदान, राजस्थान के शुष्क अर्धशुष्क प्रदेश, हिमालय की निचली घाटियाँ, उत्तर पूर्व वन और पहाड़ियाँ। कौन से क्षेत्र में ग्रामीण बस्तियों की जो है पूरा का पूरा दिखाई देता है? एक तरह से घनी बस्ती दिखाई देता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर बात करें गंगा का जो जलोढ़ मैदान है, इस गंगा के जलोढ़ के मैदान में लगभग 40% जो है आबादी निवास करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा का जलोढ़ मैदान। लेकिन यहाँ पे देखिए राजस्थान का जो शुष्क वाला अर्धशुष्क प्रदेश है, यानी राजस्थान में क्या है मरुस्थल एरिया ज़्यादातर है, ठीक है। मतलब कि अगर देखा जाए राजस्थान का, तो कहीं न कहीं मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पर मान लीजिए ये लगभग भारत का कुछ इस प्रकार से मानचित्र दिखाई देगा आपको, अगर इस प्रकार से देखा जाए। बस हमको थोड़ा सा महसूस करना है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला क्षेत्र जो है ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान का ये जो आपको दिखा दे, राजस्थान का जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये पूरा का पूरा क्या है? डेजर्टेड एरिया है। इधर वाला ये है मरुस्थल एरिया, ठीक है। यहाँ पे मरुस्थल एरिया है। तो क्या इस क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी? नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे शुष्क प्रदेश होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हिमालय की निचली घाटियाँ, हिमालय की यहाँ पे देखिए हिमालय दिखाई दे देगा। तो हिमालय की जो निचली घाटियाँ हैं उसमें जनसंख्या दिखाई देती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देती है, क्योंकि घाटी में जनसंख्या कम दिखाई देती है। लेकिन अगर हिमालय से निकलने जो नदियाँ हैं, वही नदी किनारे यानी गंगा का जो जलोढ़ मैदान है, उसी जलोढ़ मैदान में जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। क्वेश्चन में तो अगला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रमांक जो है क्रमबद्ध है? तो यहाँ पे नगर को क्रमबद्ध लगाना कि सबसे बड़ा कौन सा है, फिर इसके बाद छोटा कौन सा है, कौन से नगर में जनसंख्या ज़्यादा रहती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है बृहत मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता चेन्नई। यहाँ पे दिया है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा घा वाला ऑप्शन, ठीक है। जो घा वाला ऑप्शन है सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मुंबई होगा, ठीक है। सबसे पहले मुंबई होगा, फिर इसके बाद होता है कोलकाता, ठीक है, कोलकाता होगा। इसके बाद फिर होगा दिल्ली, इसके बाद दिल्ली होगा, फिर इसके बाद क्या होगा? चेन्नई होगा, चेन्नई, ठीक है। इसमें इस प्रकार से क्रम इस प्रकार से होगा। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा घा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। सवाल यहाँ पे लेसन नंबर 5 से, लेसन नंबर 5 नहीं है, कम हो गए, 2 चैप्टर कटे हुए हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग समवर्ग नहीं है? निम्न से कौन सा भूवर्ग भू उपयोग जो है वो समवर्ग नहीं है? तो यहाँ पे प्रतिभूमि, सीमांत भूमि, निबल भूमि,
इसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका सीमांत भूमि, करेक्ट इसमें आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, पिछले 40 वर्षों में वन का अनुपात बढ़ाने के निम्न में से कौन सा कारण है। 40 वर्षों में जो है वनों का अनुपात बढ़ाने का निम्न में से कौन सा कारण है। तो वनीकरण के विस्तृत सक्षम प्रयास से इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार क्या है। सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार क्या है। तो मृदा में लवणता जो है, लवणता मतलब खारापन होता है जो मृदा में, उसका कार्य जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि शुष्क कृषि में निम्न से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। रागी, ज्वार। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका गन्ना जो है ये, क्योंकि इसमें पानी चाहिए तो गन्ना इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल दोस्तों अगला यहाँ पे है, निम्न से कौन से देश में गेहूं चावल का अधिक उत्पादन किसमें विकसित की गई है। तो मैक्सिको और फिलीपींस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्सिको और फिलीपींस।